Okay, today we'll start class with basically the classification of the contract. Actually, last class में हम लोगों ने section 2 and section 10 को थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी, and we'll try to get into this कि what is the exact meaning of contract और एक valid contract का formation जो है वो किस तरीके से होता है, and basically valid contract is a result of a valid agreement which is enforceable by law. And what is agreement? That agreement is an offer and acceptance and with valid consideration. Like तो ये चीजें हमने समझा था, और एक सेक्शन 2 और सेक्शन 10 जिसमें एसेंशियल एलिमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट आर देयर, एंड वी होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड द रेवोकेशन. लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं एक आपको थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें वेरियस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज देयर. The classification of the contract is basically divided into some sub part. Classification of contract को हम divide कर सकते हैं on the basis of their nature. And first of all, it is enforceability. Second is the method of formation. And the third is the extent of formation. And the last is the obligation. The first part is enforceability. Enforceability का मतलब है कि जब आप किसी चीज को किस तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हैं, you enforce to other party, और उसका किस तरीके से उसकी enforceability को हम justify और उसको हम manage कर सकते हैं. जस्ट से So on the on the basis of enforceability, first of all we have to see a valid contract. लास्ट जो हमने सेक्शन 10 और सेक्शन 2 में डिस्क्राइब किया था और अंडरस्टैंड किया था, वो हमने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी अंडर द सेक्शन 2 एंड अंडर द सेक्शन 10 व्हिच इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और जब हम सेक्शन 10 के अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो हमारे एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में उनकी इफेक्टिवनेस रहता है, तो तब हम कह सकते हैं कि यस वी आर टॉकिंग अबाउट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. So on the basis of enforceability, first element and the first part is a sub part is a valid contract, and valid contract is a valid agreement which is enforceable by law is known as a valid contract. और एक valid agreement जो होता है वो एक valid offer plus valid acceptance with consideration. इन तीनों एलिमेंट से एक वैलिड एग्रीमेंट बनता है, और एक वैलिड एग्रीमेंट जब एक अपनी लीगैलिटी को मेंटेन करता है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो देन हम उसको कह सकते हैं कि इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अंडर द हेड ऑफ एनफोर्सेबिलिटी द सेकंड सब पार्ट इज अ वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड का मतलब होता है जो वैलिड नहीं. I think I got a message. Is there any voice problem? वॉइस प्रॉब्लम है या आवाज आ रही है आपको? नो. बेटर आई स्विच ऑफ माय वीडियो. वेट. अभी आवाज आ रही है? प्लीज मुझे बताओ. नाउ दिस इज ओके. ओके फाइन, ठीक है, बिना वीडियो के हम काम करते हैं. Second part is under the heading of enforceability, like it is a void agreement. देखिए, void और एक valid जो है, जब वो अपने पूरे नाम्स को पूरा करता है तो उसको हम वैलिड एग्रीमेंट कहते हैं. अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो पूरा नहीं होता है उसको हम वॉइड कहते हैं, जिसकी लीगल कोई वैल्यू नहीं. इट इज एन वॉइड. उसकी वॉइड का मतलब दिस एग्रीमेंट इज वॉइड, बट इट हैज नो वैल्यू, no standing on the platform of legality. So void agreement is when agreement is not enforceable by law, which is not recognized by the law, where law is not say कि yes we recognize this thing. अब देखो, दो स्मगलर हैं फॉर एग्जांपल जिनका काम है स्मगलिंग करना.
स्मगलिंग करना अपने आप में एक इलीगल एक्टिविटी है, दैट ऑब्जेक्ट इज इलीगल। तो क्या दो जो स्मगलर्स हैं क्या वो एग्रीमेंट नहीं करते आपस में? यस दे डू। वो क्या आपस में ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं करते? यस दे डू। और उनके ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में क्या वो प्रॉमिस वाला एलिमेंट नहीं है? यस है। और उनके साथ उनका कंसिडरेशन भी जुड़ा हुआ है, पैसे का लेन देन भी जुड़ा हुआ है, वैल्यूएबल आइटम्स भी जुड़ी हुई है। यस, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, एंड इट इज एन एग्रीमेंट। बट वो एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो उसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो उसमें एक्टिविटी है, जो उसमें कंटेंट है दो लोगों के बीच में, वो इलीगल है। और इलीगल ऑब्जेक्ट को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो लॉ सिंपली से नो, वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग the object of this agreement. So in front of us, in the front of legal form, in the court of law, this agreement has no value. No value means this agreement is void. जो एग्रीमेंट void है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और अगर उसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता, और उसके लिए लॉ अपना कोई जजमेंट भी नहीं सुनाता। तो लॉ ऑलवेज कंसर्न फॉर अ लीगल टर्म, अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड द लीगल एग्रीमेंट। और जो एग्रीमेंट लीगल नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? void agreement. Got it? So this is the basic. And on the basis of enforceability, we have another terminology is void contract. अभी हमने पहले सुना था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपने हर नॉर्म्स को पूरा करता है, लीगल ऑब्जेक्ट है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, एक लीगल एग्रीमेंट है, ऑब्जेक्ट है, देन इन सब चीजों से वी हैव अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज नॉट कम्स अंडर द ब्रैकेट ऑफ वैलिडिटी, द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली वो इलीगल नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ठीक है, लेकिन वो किसी वजह से विद द एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ वो सीज हो जाता है, किसी वजह से उसका एग्जीक्यूशन रुक जाता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए आज हम कोई चाइना के साथ बहुत सारा हमारा बिजनेस होता है, व्यापार होता है, सेल परचेज होता है, ऑर्डर्स होते हैं, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। गॉट इट? अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि कुछ एप्स के ऊपर इंडिया बैन कर रहा है। मान लीजिए कोई आईटी डेवलपर हो या आईटी का बिजनेस करने वाला हो, उसका उस ऐप से रिलेटेड कोई बिजनेस हो, कोई उसका स्टॉक हो, सेल परचेज, व्हाटएवर इट इज, एनी काइंड ऑफ थिंग, और दूसरा आदमी उसके साथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेल परचेज, एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। लेकिन आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, या कोई एक लॉ का कोई एग्रीमेंट आ गया कि इसको अभी आप नहीं कर सकते फॉर द टाइम, आपको रोकना पड़ेगा। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था, वो जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वो सीज हो गया, रुक गया। सीज का मतलब आपने एक वर्ड भी सुना होगा, जैसे सीज फायर, फायर एक्सटिंग्विशर का नाम सीज फायर। सीज फायर मतलब किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को बुझा देना, किसी चीज को टाइम बीइंग होल्ड पे डाल देना। इसी तरीके से जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू टू सम लॉ and legal order or by the law or order of any court, आपका कॉन्ट्रैक्ट रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम सीज बोलते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अंडर द enforceability of कॉन्ट्रैक्ट, द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज voidable कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमने पढ़ा था वैलिड, दूसरा भी हमने समझा void। नाउ the next terminology under this contract act and under the classification of the contract and under the enforceability is voidable. voidable ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको void किया जा सकता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है अभी, लेकिन उसको on certain grounds, on certain facts or certain circumstances can convert it into a void contract। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एट पर्टिकुलर स्टेज, एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ स्टेज, बट ड्यू टू ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ वन पार्टी, उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको हम बदल सकते हैं, उनको बदला जा सकता है, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वी हैव दैट
groundings and the availability of option, when we can convert a valid contract into a void contract, so that process from valid contract to void contract, वो जो process है, बदले जाने वाला जो process है, that possibility, that option is there, उस process को हम बोलते हैं voidable, जिसको बदला जा सकता है। इसको छोटा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि how a valid contract become a void contract, and that process is known as a voidable contract। मान लीजिए किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ड्यू टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्रेट। किसी ने धमकी दी और आपने, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्रेट, या एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। अंडर द अब एक आदमी जो एक पर्टिकुलर टाइम पर, एट द टाइम ऑफ साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो अल्कोहल के नशे में है या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है, तो डेफिनेटली वो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन को पूरा समझ नहीं पाएगा। एंड लेकिन वो, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंस में है, आई मीन हिज कंसेंट कैन नॉट बी अ फ्री कंसेंट। मान लीजिए शाम को उसने शराब के नशे में या अल्कोहल के नशे में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, अपना मोबाइल बेच दिया या अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, अपनी या कार बेच दी, और कंसिडरेशन भी फिक्स कर लिया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को भी फिक्स कर लिया, और एक डॉक्यूमेंट को भी साइन कर लिया, यानी एवरीथिंग इज देयर। तो जब सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखेंगे, यस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सुबह जब उसको होश आता है या उसका दिमाग काम करता है, उसको लगता है कि यार ये तो मैंने नशे में काम गलत कर दिया, मैंने तो 5 लाख की चीज को 50,000 में बेच दिया। In spite of having a proper offer, in spite of having a proper acceptance, in spite of having a proper consideration, witness, document, everything is there. A valid contract can be converted into a void contract on the option of one party. वो one party कौन सी है? जो उस टाइम इन्फ्लुएंस में थी अल्कोहल, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। अगर वो ये प्रूव कर दे कि सर एट द टाइम ऑफ signing or entering into this particular contract, I was under the influence of alcohol. I was not in a position to understand the term and condition of this particular contract. उसके ऑप्शन पर, उसके एग्जीक्यूशन पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट void contract हो सकता है, and that process, that possibility is known as a void। तो ये एक voidable contract का डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, हमने बात की थी इनफोर्सेबल बाय लॉ। एक वैलिड एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अनइनफोर्सेबल बाय लॉ, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपका वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट तो आपका ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम लीगल टेक्निकल इशू कॉन्ट्रैक्ट जो है रुक गया है। अभी उस कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड होता है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर, शाम को इंडिया का पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो जाए, शाम को अनाउंस हो जाए कि यस वी आर एट वॉर पाकिस्तान, देन व्हाट विल बी हैपन? You cannot execute, you cannot do any valid contract with your enemy। जो आपका दुश्मन देश है, जो एनिमी कंट्री है, आप उसके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान, हमारा लॉ कहता है। अब पाकिस्तान के साथ हमारा बिजनेस है, आज भी हो रहा होगा, अभी मैं क्लास लेता हूँ तो अभी भी कोई ना कोई ऑर्डर कर रहा होगा, अभी भी कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस डीलिंग इज देयर। क्योंकि ठीक है, उसके साथ हमारे मतभेद हैं, वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वी हैव अ छोटा मोटा बॉर्डर पे चलता रहता है, लेकिन द थिंग इज ऑफिशियली वी आर नॉट एट वॉर। अभी हम पाकिस्तान के साथ वॉर के लेवल पर नहीं है, वी आर नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर एज अ वॉर विद द पाकिस्तान। अगर नहीं किया तो वो हमारा एनिमी नहीं है, एनिमी कंट्री नहीं है। तो इसलिए जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो भी आप भी हो रहे हैं, वट एवर इट इज, ऑल आर वैलिड।
देखिए मान लीजिए शाम को 5 बजे अनाउंस हो जाता है कि सर वी आर एट वॉर विद द पाकिस्तान, इमीडिएटली जितने भी हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब के सब अनएनफोर्सेबल कैटेगरी में चले जाएंगे विद पाकिस्तान बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल इशू। वॉर इज अ टेक्निकल इशू, और हम किसी एक दुश्मन कंट्री के साथ या एनिमी कंट्री के साथ वी कैन नॉट डू वैलिड बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट। हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो रुक गए। तो नाउ these kind of contracts is known as a unenforceable contracts। और इसमें एक चीज खास बात यह है कि अगर जैसे ही ये वॉर क्लोज हो जाएगा एंड द मोमेंट वी हैव अ नॉर्मल रिलेशनशिप विद द पाकिस्तान, इमीडिएटली ऑल द कॉन्ट्रैक्ट अगेन एनफोर्सेबल कैटेगरी हो जाएगी वो, क्योंकि वो टेक्निकल इशू जो था वो एलिमिनेट, द मोमेंट द टेक्निकल इश्यूज आर eliminated, the entire unenforceable contract converted into a valid contract and enforceable. So these are the certain subhead under the bracket of enforceability, and our second head is method of formation। हम कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे करें, उसके कौन कौन से मेथड, उनके कौन कौन से मेथड। तो फर्स्ट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट and second is a simple contract, formal contract and simple contract. Based on the method of formation, formal contracts are term is usually found in English law। ये ब्रिटिश इंग्लिश लॉ में ये नॉर्मली फॉर्मल लॉ या जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं काफी यूज होते हैं। और these type of contracts under seal or the contract of record, जहां पर दो पार्टी साइन करते हैं, सील करते हैं, एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। और इसमें खास बात यह है कि ऐसे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कभी कभी बिना कंसिडरेशन के भी हो जाते हैं, और बिना कंसिडरेशन के भी उनको इवन दे आर वैलिड इवन इफ दे लैक ऑफ कंसिडरेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील्स आर रिटन एंड साइन बाय द पार्टीज टू दैम। ऑफिशियली रिटन होगा, साइन करेंगे, अपना अपना सील एग्जीक्यूट। एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूड्स द लॉ जज कोर्ट जजमेंट्स। कभी कभी कुछ कोर्ट्स की कुछ जजमेंट्स हो जाती हैं जो अपने आप में एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जीक्यूशन कर देते हैं बेसिकली। एंड ऑब्लिगेशन इन सच केसेस अराइज आउट ऑफ द जजमेंट एंड नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और कुछ कोर्ट के जजमेंट ऐसे हो जाते हैं जिसमें जो पार्टीज के जो ऑब्लिगेशंस हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड कि व्हेन टू पार्टी मेट ऑन वन पर्टिकुलर ग्राउंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये बीइंग जो उन रिस्पेक्टिव पार्टीज हैं उनकी जो ऑब्लिगेशन है, जो उनकी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि वो उनके जो ऑब्लिगेशन फिक्स होते हैं, जो ऑब्लिगेशन डिफाइन होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सम रिकॉर्ड ऑफ और सम जजमेंट ऑफ द कोर्ट बाय द लॉ। So these are a formal contract. These are the formal formation of contract. And the second part of formation of contract is a simple contract. Simple contract is a very simple. ऐसे contract जो formal contract नहीं है are comes under the bracket of simple contract. ठीक है। अब next part is extent of formation। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं उनका एक्सटेंशन, उनका एक्सटेंड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के बिहाफ पर हम कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं या उनकी एक आइडेंटिफिकेशन को फिक्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट under the bracket of based on extent of performance, on the basis of performance rather। First is executed contract. An executed contract is one which been completely completed by both the parties। ऐसे contract जो दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशन या अपने अपने काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया।
मान लीजिए मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूँ मार्केट में, मैंने एक सामान के लिए, शर्ट के लिए ऑर्डर किया और दुकानदार ने मुझे शर्ट पैक करके दे दिया और मैंने उसको पेमेंट कर दिया और दुकानदार ने मुझे अपनी वो शर्ट जो है मुझे हैंड ओवर कर दिया। तो बोथ द पार्टी, दैट शॉपकीपर एंड माई सेल्फ, बोथ हैज कंप्लीटेड ओवर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे इट इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड मतलब जो कंप्लीट हो गया हर तरीके से, कंप्लीटली डन बाय, obligation done by both the parties or the parties involved into a contract, वो execute. And the second part is executory contract. executory का मतलब है continuous, जो अभी हो रहा है, अभी प्रोसेस में, which is already in the process. Executory contract, it is a contract which is wholly unperformed, wholly unperformed मतलब इसमें जो दो पार्टी है, एक पार्टी ने अपना काम कर दिया या अपना ऑब्लिगेशन कर दिया, अभी सेकंड पार्ट का जो ऑब्लिगेशन है वो पूरा होना रहता है, देर अभी वो अभी प्रोसेस में है, अभी वो कंप्लीट नहीं है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे एग्जीक्यूटरी contract which is still in a continuation of state. If one party has performed his part of obligation but the other party has not yet, अभी एक ने कर दिया है और दूसरे पार्टी ने अपने काम को करना है। जैसे आप बिजनेस में नॉर्मली देखते होंगे कि सप्लाई ऑफ गुड हो जाता है और उसका जो पेमेंट है इट में बी आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम, तो वो जो टाइम पीरियड है, वो जो टाइम पीरियड है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटस है। और जब उसका पेमेंट भी हो जाएगा तो गुड्स भी आ गया और उसका पेमेंट भी हो गया, देन वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन contract can be divided into two parts. One is the executed contract and another is executory contract, right? Now on the basis of obligation, हम obligation के बिहाफ पर भी contract को segregate कर सकते हैं। And on the basis of obligation, the first part is unilateral contract. Under this type of contract, there is an obligation on one part only. अभी हमने पीछे बात जो की थी या जो contract formation के ऊपर बात की थी कि there is a two parties and उसके ऊपर दोनों parties के अपने अपने obligations fix होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दो parties तो होती हैं, लेकिन अब जो ऑब्लिगेशन, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्ट है या जो ऑब्लिगेशन है वो किसी एक पार्टी, दो पार्टी को, तो उसको हम डिफाइन करते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए किसी का कुछ सामान खो गया या किसी का कुछ डॉक्यूमेंट खो गया या किसी, आपने नॉर्मली न्यूज पेपर में देखा होगा लॉस्ट एंड फाउंड या रिवार्ड डिक्लेयर। मान लीजिए किसी का कोई बहुत प्यारा सा डॉगी है, उसको बहुत प्यारा और उसने उसका खो गया, तो वो एक ऐड दे देता अखबार में कि जो मेरे इस लॉस्ट एंड फाउंड में जो मेरे डॉग को ढूंढ के लाएगा ही विल रिवॉर्डेड विद 10,000 रुपीज। गॉट इट? मान लीजिए किसी को उसका डॉग मिल जाता है और वो डॉग उसके वापस पहुंचा देता है, तो यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन, यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन है रिवॉर्ड को पे करने का, वो एक आदमी। गॉट इट? तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे इनको हम यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जहां पर ऑब्लिगेशन वन पार्टी। मैं फाउंडेशन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करा रहा हूँ बेटा, थोड़ा जल्दबाजी मत करो, इन चीजों को भी आप समझ लो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, प्लीज। सेकंड थिंग, अगर आपको वो नहीं लग रहा कि मैं थोड़ा सा गलत पढ़ा रहा हूँ या ऑफ द ट्रैक हूँ, वो मुझे मालूम है कैसे है, आप उसको मत ध्यान दीजिए, लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं उनको समझने दीजिए। डोंट डिस्ट्रैक्ट द क्लास अननेसेसरी। Excuse me, sir. Can I speak? अभी नहीं, लास्ट के 5 मिनट में बात करते हैं। थैंक यू सर, पीडीएफ आप कहाँ से पढ़ा रहे हो सर? कुछ पता नहीं चल रहा है। स्टडी मैट से पढ़ूं या फिर कुछ सीक्वेंस वाइज पढ़ाओगे तो? बुक में से पढ़िए, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा हूँ बेटा, आप नोट्स हाथ के हाथ नोट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए, सेक्शन 2 पढ़िए, सेक्शन 10 पढ़िए। अब मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहा हूँ कि कितने तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या उनका क्लासिफिकेशंस क्या है, बेसिक है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी। अगर आप इस तरह का इंडिकेशन होगा कि
कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा हूँ, किताब तो सबके पास है, सब पढ़ सकते हैं, सब लिखा हुआ। व्हाई आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। रट्टा मारना मेरा पढ़ाना नहीं होता, मेरा पर्पस है समझाना, आपको समझ में आना चाहिए। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। गॉट इट? प्लीज। And on the basis of obligation, the second part of bifurcation is bilateral contract. Bilateral is when obligation comes on the shoulder of both the parties, जहां दोनों parties को अपने अपने obligations पूरे करने हो। Very simple. These kind of contracts are known as a bilateral. That is unilateral and bilateral. And after that, we have a third segment is multilateral contract. मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मींस जहां दो से ज्यादा इन ग्रुप लोग मिलते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस और उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म कंडीशन के साथ बाउंड हो जाते हैं। और नॉर्मली ये इसमें वेरियस स्टेट्स और वेरियस कंट्रीज आर इन्वॉल्व। this type of contract, more than two parties are involved, and these are very complex kind of contract and generally take international involvement, international जैसे सार्क सम्मेलन है या डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ एक से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उस ऑब्लिगेशंस में, तो दिस नोन एज अ मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद I will explain a little bit various mode of on the mode of creation। जब आप क्रिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट को हम कह सकते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉपरली एक्सप्रेस करती हैं दोनों पार्टीज, एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक्सप्रेस करती है, दूसरी पार्टी फर्स्ट पार्टी को एक्सप्रेस करती है, एंड नॉर्मली इट इज अ रिटन और स्पोकन वर्बल रिटन। एक दूसरे पार्टी को हम लोग एड्रेस करके इस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं ना, कभी कभी हम बात करते हैं कि यार बी एक्सप्रेसिव, उसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्रेस करो। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में चाहे वो वर्बली है या चाहे वो रिटन में है, सब टर्म कंडीशन को प्रॉपरली लिखा जाता है एंड दोनों पार्टीज उसको पढ़ती हैं, समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं, तो इट इज नोन एज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और उसके साइड में ये हो सकता है सेकंड पार्ट ऑफ creation of contract is implied। implied means जहां आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है या कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। there is as such no need of any kind of documentation is there, it is comes as known as a implied contract। implied contract का सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे मोमेंट आप मेट्रो यूज करते हैं, गॉट इट? तो ये द मोमेंट यूज यस बस टैक्सी बस सर्विसेज भी है या रेलवे प्लेटफॉर्म, यस, या आप मेट्रो, सबसे अच्छा आप देखिए ना मेट्रो, अब मेट्रो का दरवाजा अगर खुला है, गेट इज ओपन, मींस ऑफर फ्रॉम द मेट्रो इज ऑलरेडी देयर। द मोमेंट यू स्टेप इन, द मोमेंट यू वॉकड इन, योर कम्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द दिल्ली मेट्रो। आप दिल्ली मेट्रो से कोई आवाज लगा के टर्म कंडीशन या कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करते जी, कौन है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इज देयर एनी ऑफिसर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, मुझे सफर करना है, नो, ऐसी बात नहीं होती। गॉट इट? ना मेट्रो आपको आवाज लगाता कि आइए हम हमको छोड़ने वाले हैं या आपको हम सर्विसेज देने वाले हैं। इट इज अ इम्प्लाइड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गेट्स आर ओपन, ऑफर इज देयर, द मोमेंट यू स्टेप इन, यस यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर। ठीक है? एंड nowadays one another kind of contract creation is e-contract, contract on internet, online। आज की डेट में अब देखो, आज मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ ई फॉर्मेट क्यों, आज से पहले तो नहीं पढ़ाते थे। आज हम आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, दिस इज ई कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ाना और समझना। आप ऑनलाइन पे जब परचेज करते हैं मंत्रा से, आपके सबके फोन में व्हाट्सएप फैसिलिटी है, नॉर्मली सभी यूज कर रहे हो। आप देखिए द मोमेंट यू स्टार्ट डाउनलोडिंग अ ऐप ऑन योर फोन,
व्हाट्सएप और एनी अदर काइंड ऐप, आपने देखा होगा वो एक स्टेज पे आके रुक जाता है, एंड देन you have to say yes, you have to say yes, accept the term condition, so that that contract will be complete, or download of your that app installed in your phone, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऐप एंड द यूजर जो उसको डाउनलोड कर रहा है। गॉट इट? तो ये जितने भी ऑनलाइन परचेजिंग आप करते हैं या बाइंग करते हैं, या अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर या स्नैपडील पर, ये सब के सब कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट है? इज ई कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिकली समझाया था क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज और अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें मैं एक नाउ जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेप्टेंस, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड द रेवोकेशन। इसको समझाने से पहले मैं एक आपको छोटी सी एक चीज और समझाना चाहता हूँ, विच इज अ काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। लिखना चाहे तो एक लाइन इसमें लिखिए, इनविटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। अभी हमने जो बात किया सेक्शन 2 में, ऑफर, एक्सेप्टेंस, बिकम ए प्रॉमिस एंड देन एग्रीमेंट। तो अभी हम जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और मैं रादर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द फर्स्ट एलिमेंट अंडर सेक्शन 2, व्हिच इज ऑफर। एक वैलिड ऑफर क्या हो? तो इसको समझाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज और इसमें बताना चाहता हूँ कि इनविटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, एंड इसको तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑफर, इस ऑफर को समझने के लिए कि व्हाट इज द लीगल रूल फॉर अ वैलिड ऑफर। जो हमारा ऑफर है उसको भी हम कब बोलेंगे कि ये जो हमारा ऑफर है इज अ वैलिड ऑफर? अनवैलिड ऑफर भी तो हो सकता है, यस। तो नाउ देयर इज अ सर्टेन रूल्स, लीगल रूल्स रिगार्डिंग एन ऑफर। ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे, अपने अपना एग्जिस्ट करेंगे, तभी हम कह पाएंगे कि यस, ये जो एक ऑफर आया है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से, ये एक वैलिड ऑफर है। द लीगल रूल्स एंड ऑफर to be valid must be comply with the following rules, and the rules are, first of all, offer may be expressed or implied. Offer express और implied। एक्सप्रेस मैंने भी आपको समझाया है अभी कॉन्ट्रैक्ट में कि जब आप ऑफर करेंगे तो आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। अगर एक आदमी किसी की गाड़ी खरीदना चाहता है या कोई आदमी अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, तो उसको एक्सप्रेस करना होगा, उसको कम्युनिकेट करना होगा, चाहे इन राइटिंग और बाय जेस्चर और बाय वर्बल। आई मीन इट हैज टू बी एक्सप्रेस। उसको बताना होगा दूसरी पार्टी को कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या सोच है। The express offer, an express offer is made by words spoken or written, or it can be by gesture, अगर दूसरे को समझ में आ जाता। And the second part is a implied offer. An implied offer is not made by words spoken or written. It is implied from the conduct of parties act and the circumstances. जैसे मैंने आपको ट्रू का एक एग्जांपल दिया था, that is the implied offer. वो आपके सर्कमस्टांसेस या आपके किसी एक्शन से रिलेटेड होता है, तो आपका जो ऑफर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फर्स्ट लीगल रूल ऑफ अ वैलिड ऑफर इज द ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस टू द कंसर्न पार्टी। वो एक्सप्रेस होना चाहिए, उसको बताना चाहिए, ठीक है, तभी उसको हम एक वैलिड ऑफर। सेकेंड इज ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक मीन्स जब एक पार्टी किसी स्पेसिफिक पर्सन जिससे वो बात करना है या जिससे वो डील करना है, जिससे या वो एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है, दैट पर्सन शुड बी स्पेसिफिक पर्सन। जब आप एक वन टू वन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वन पार्टी टू अनदर आइडेंटिफाइड पार्टी के साथ डील करती है, तो उसको हम बोलते हैं कि
this kind of offer is a specific offer. A specific offer is one which is made to the particular person, identified person, pinpoint person. ठीक है. और अगर जो आपके ऑफर है फॉर जनरल पब्लिक के लिए, तो उसको हम जनरल ऑफर बोलते हैं. नॉर्मली दैट इज अ पब्लिक इन लार्ज. वो काउंटिंग में नहीं होते हैं. दैट इज पब्लिक इन लार्ज. वो सबके लिए होता है, वो ऑफर सबके लिए होता है. जैसे मेट्रो ने अगर अपना गेट खोल दिया तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होगा, आइडेंटिकल पर्सन के लिए नहीं होगा. इट इज ओपन फॉर अ पब्लिक. एनीवन कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर. तो मेट्रो का जो गेट खोलने का जो एक ऑफर है वो सबके लिए है, तो उसको हम बोलेंगे जनरल. अगर हम एक आदमी, एक शॉपकीपर दूसरे शॉपकीपर से या एक कस्टमर शॉपकीपर से बोलता है सर मुझे चॉकलेट खरीदना है या छोले भटूरे खरीदने हैं या शर्ट खरीदनी है, दैट इज अ स्पेसिफिक आइटम एंड द स्पेसिफिक पर्सन वन टू वन. Next legal rules is offer must give rise to legal obligation. An offer is to be valid, must create a legal relationship. Underline करो word को, legal relationship, legal obligation between the parties. दोनों parties के बीच में एक legal obligation और legal relationship का formation होना चाहिए. The very purpose of entering into an agreement, it's make an enforceable by a court of law. एक आदमी मान लीजिए अपनी गाड़ी को सेल करना चाहता है, दूसरा उसको बेचना चाहता है. लीगल है, खरीदना या बेचना इज लीगल टर्म. लेकिन अगर एक आदमी अपनी पिस्टल खरीदना चाहते हैं और आप दूसरा आदमी से बात करते हैं कि मुझे आपका पिस्टल खरीदना है, तो सर ये इलीगल है, आप नहीं कर सकते. आप फायर आर्म्स को खरीद या बेच नहीं सकते until unless you have a license for that. फर्क है दोनों. The first thing is legal obligation and legal relationship. इसमें मैंने एक रेफरेंस दिया था बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस का. एक हस्बैंड वाइफ का जो डिस्प्यूट था पेमेंट के लिए, तो कोर्ट ने जो ऑर्डर जजमेंट दिया था वो इसी बेसिस पे दिया था कि लीगल ऑब्लिगेशन फिक्स नहीं हो रहा है, लीगल रिलेशनशिप फिक्स नहीं हो रहा है इन हस्बैंड में. इट इज अ इमोशनल काइंड ऑफ फैमिली रिलेशनशिप. उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करते. लीगल ऑब्लिगेशन एंड लीगल रिलेशनशिप उस ऑफर में क्रिएट होना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज टर्म एंड कंडीशन ऑफ ऑफर मस्ट बी डिफाइंड एंड सर्टेन. भाई जब भी आप कोई ऑफर करते हैं, द मोमेंट यू एग्जीक्यूट ऑफर फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, अब उस ऑफर में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स है या जो भी टर्म या कंडीशंस डिफाइन किए गए, वो सब के सब एक तो डेफिनेट होने चाहिए. डेफिनेट मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग कंफर्म होनी चाहिए. गॉट इट. एंड सर्टेन होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए एक आदमी ने किसी को लोन दिया, या देखिए लोन लेना या लोन देना भी एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है. बैंक वाले आपको फोन करते हैं ना, सर लोन ले लीजिए, तो ऑफर ही तो कर रहे हैं आप. और या फिर आप कभी अब बैंक में जाके बोलते हैं कि सर आई वांट अ लोन फॉर माय एजुकेशन लोन, और लोन फॉर कार या लोन फॉर होम, यूर ऑफरिंग बैंक. ठीक है. तो बात इसमें ये है कि जो उसकी लोन लेने या देने की जो टर्म कंडीशंस होंगी या जो स्पेसिफिक कंडीशंस या टर्म्स डिफाइन होंगी, वो या पहली बात डिफाइन होनी चाहिए प्रॉपरली, डेफिनेट होनी चाहिए और सर्टेन होनी चाहिए. मान लीजिए बैंक ऐसा बोले कि सर ऐसा है कि दिल्ली में अगर 200 mm बारिश हो जाएगी, मिलीलीटर बारिश हो जाएगी, या आज बारिश हो जाएगी तो हम आपको लोन दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. अनसर्टन है ना, सर्टेनिटी नहीं. तो ऑफर, वैलिड ऑफर के लिए जो एक लीगल रूल है कि किसी भी ऑफर में, चाहे वो एक लाइन का टर्म हो, 2 लाइन की टर्म कंडीशन हो, या नंबर ऑफ पेजेस की टर्म कंडीशन, ईच एंड एवरी टर्म, ईच एंड एवरी कंडीशन मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टन. क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए. ठीक है. The other rule for offer, for a valid offer, is offer must be
डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन। यहाँ एक थोड़ा सा समझने की चीज नोट कीजिए, इनविटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को। इनविटेशन जो है, इनविटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। अब इनविटेशन क्या होता है? लाइक द मोमेंट यू इनवाइट समवन, किसी को इनवाइट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफर। अब कैसे, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके आप बैठते हैं, तो बड़ा कॉमन सा एक वहाँ एक्टिविटी होती है। क्लॉथ शॉप वाला भी बताता हूँ अभी, आप मेरे पुराने स्टूडेंट तो नहीं है कहीं? रेस्टोरेंट में द मोमेंट यू एंटर इन द रेस्टोरेंट, आप जैसे सीट पे बैठते हो वहां पर एक मेन्यू कार्ड लगा होता है, या मेन्यू कार्ड आपकी टेबल के ऊपर पड़ा होता है। उसमें वेरियस काइंड ऑफ डिशेस आर मेंशन, कुछ भी। अगर आप बोलते हैं कि मुझे आई वुड लाइक टू ऑर्डर फॉर दिस डोसा, और अनफॉर्चुनेटली शॉपकीपर से कि सर दिस डोसा इज नॉट अवेलेबल एट प्रेजेंट, you cannot sue, you cannot hold the shopkeeper or the owner of the restaurant. The boss, you serve the menu, you show me a menu and I'm asking for this particular dish and you're not serving me. It is a breach of contract. I can sue you. No boss, mistaken. आप गलत कर रहे हैं। जो मेन्यू कार्ड है, that is a invitation to an offer. It is not an offer. It is an invitation to offer. Menu card is not an offer. It is an invitation to an offer. अब उस इनविटेशन ऑफर्स के बाद, पढ़ने के बाद ऑफर आप करेंगे, यस आई वांट दिस पर्टिकुलर डिश, एंड द एक्सेप्टेंस कम्स फ्रॉम द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट और द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट, यस वी आर सर्विंग यू, और sorry sir, we cannot serve. Offer is from your side, not from the restaurant side. That menu card is just an invitation, and that invitation is not an offer. इन्विटेशन टू द ऑफर इज नॉट अ ऑफर। ऑफर तो अब आप करेंगे, शॉपकीपर उसको एक्सेप्ट करेगा। सेकंड एग्जांपल मान लीजिए, आप देखते होंगे अभी जैसे दिवाली भी आएगी, फेस्टिवल सीजन्स आर देयर, यू विल वेरी कॉमनली सी द शॉपकीपर्स विंडोज पे लगा के रखते हैं सेल, बाय वन गेट वन फ्री, या सम टाइम विंडोज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस, शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, यू नो, डिस्प्ले पे लगी होती है। गॉट इट। आप मान लीजिए आप किसी मॉल में हैं और आपने एक विंडो पे देखा कि यस देयर इज अ ब्यूटीफुल जैकेट्स इज देयर, ब्यूटीफुल स्कर्ट्स इज देयर, ब्यूटीफुल रेड कलर ड्रेस इज देयर, आपको पसंद आती है। द मोमेंट यू एंटर इनटू द शॉप एंड यू से कि सर आई लाइक दिस ड्रेस, रेड कलर ड्रेस और द जीन्स और जैकेट और व्हाटएवर इट इज, आई वांट टू बाय दिस, एंड शॉपकीपर कहता है कि सॉरी सर, आउट ऑफ स्टॉक, इट इज ओनली फॉर डिस्प्ले, आई कैन नॉट सेल इट आउट। आप ये नहीं कह सकते नहीं बॉस आपने लगाया मैं तो खरीदूंगा, उतार के दीजिए। नो, that display, the display of garment, you know, on a window is an invitation to the offer. It is not an offer. Offer तो आप करेंगे कि सर I just want to buy this particular dress, और उसको accept, the acceptance comes from the shopkeeper side. He may say yes or he may say sorry sir, it is not sellable item right now, out of stock, this is for the display purpose. तो invitation is not an offer. ये फर्क थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एनी काइंड ऑफ डिस्प्ले on a boarding hood or the display in a shopkeeper or a menu card in a restaurant are example of invitation, and the invitation is not an offer. Clear? Okay. Next, a rule for a valid offer. Offer must be communicated. That communication part is very important. Very important. अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं वन पार्टी से सेकंड पार्टी की तरफ, अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज देयर,
तो आपका ऑफर एक वैलिड ऑफर नहीं, दैट इज अ वॉइड ऑफर. तो दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. किसी भी एक वैलिड ऑफर के लिए उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी. और रादर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज व्हाट, जो ऑफर करने वाली पार्टी है, द पार्टी हु इज ऑफर, और जिस पार्टी को वो ऑफर कर रही है, ऑफरिंग, तो ऑफरिंग कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू लाइक टू से. इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आपने आपने अपने घर में भी देखा होगा या आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा. सर्टन when you apply for any kind of life insurance or if you filing up a insurance form agent के साथ, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो या देखना, आपको बात को समझ में आ जाएगी. जो प्रपोजल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस को फिल करने का, उसके लास्ट में एक लाइन लिखा होता है, और नॉर्मली वो दो लैंग्वेज में छपा होता है, हिंदी या इंग्लिश. अब मान लीजिए कोई साउथ में तमिल में अंडरस्टैंड करता है या कन्नड़ लैंग्वेज समझता है या कोई दूसरी लैंग्वेज समझता है, वो ना इंग्लिश समझता है ना हिंदी समझता, फिर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? या फिर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सबको छापे तो पता चले, वो तो इट्स बल्कि काइंड ऑफ फॉर्म, हाउ टू मैनेज इट. आप उस फॉर्म में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल लास्ट में नीचे में लिखा होता है, इंग्लिश और हिंदी में तो लिखा ही होता है. या कभी कभी जो आपका क्लाइंट है, इंश्योरेंस कंपनी का क्लाइंट है, वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर क्या करेंगे? उसको राइट नहीं है अपनी लाइफ को इंश्योर कराने का. उसको तो ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना कोई और दूसरी लैंग्वेज आती है लिखना पढ़ना. इज अ टोटली थंब इंप्रेशन वाला आदमी है. और उसमें आप देखो, उस फॉर्म के ऊपर साइड राइट साइड में लिखा होता है हस्ताक्षर हिंदी में, सिग्नेचर इन इंग्लिश एंड थंब इंप्रेशन. Why thumb impression option is there? Because the person is illiterate, उसको साइन करना नहीं आता. इसी तरीके से जिसको साइन करना नहीं आता है, तो वो ना इंग्लिश के टर्म कंडीशन समझ पाएगा, ना हिंदी के टर्म कंडीशन समझ पाएगा. इन दैट केस व्हाट टू डू, क्या करना होगा? दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस इज देयर. तब जो उस कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव, द पर्सन हु इज द एजेंट एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट इंश्योरेंस कंपनी, उसमें लिखा होता है, जो थंब इंप्रेशन करता है, एक लाइन और लिखी होती है लेफ्ट साइड के ऊपर कि कंसर्न पर्सन को उसकी क्षेत्रीय भाषा, मींस उसकी रीजनल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर चुके हैं, और वो उसको अंडरस्टैंड कर चुका है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर टर्म एंड कंडीशन विच हैज लेड डाउन ओवर देयर इन हिज और हर रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, जिस भाषा को वो समझता है, उसमें उसको एक्सप्लेन कर दिया. एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी टर्म कंडीशन ऑफ दैट इंश्योरेंस फॉर्म, he is now placing his or her thumb impression as a signature. That is a effective communication. भाई कल को तो बोलेंगे सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ना मैं पढ़ सकता हूँ ना मैं लिख सकता हूँ, आई एम टोटली illiterate person, how can I read it, how can I understand it? मैंने तो देखो थंब इंप्रेशन लगाया, तो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज वाई दे आर मेंशन कि उसको समझा दिया गया है उसकी लोकल लैंग्वेज जो है जिसमें वो समझता है, और उसने को समझ भी लिया. ये कभी चेक करना, किसी LIC का जो फॉर्म होता है प्रपोजल फॉर्म, उसको देखना, उसके पीछे आपको चीजें दोनों मिलेंगी. तो बेसिकली दैट इज द कंसर्न ऑफ अ effective communication. One party has communicate entire term condition of one particular offer to other party. That is a effective communication. Effective communication का होना बहुत जरूरी है. अगर कभी भी ये प्रूव हो गया किसी भी लेवल पर कि effective communication is absent in this offer or in this contract, immediately sir voidable contract हो जाएगा वो. Means a valid contract turn to be a void contract. ये जरूरी बहुत है. Okay. Next part is communication of special terms. Communication of special special terms. अगर आपके ऑफर में कोई स्पेशल टर्म एंड कंडीशन, स्पेसिफिक टर्म, तो वो आपको मेंशन करना होगा ऑफर कंसर्न. मान लीजिए वो स्पेशल टर्म कंडीशन कुछ भी हो सकती है. इट कैन बी रिलेटेड टू पेमेंट, इट कैन बी रिलेटेड टू साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, इट मे बी related to any time period,
इट मे बी रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर डे और डेट। चलो आप पे एग्जांपल लेते हैं। आप लोग सब सीएमए की जो वेबसाइट के थ्रू ही अपने आप को रजिस्टर करते हैं, पर्टिकुलर कोर्सेज, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। करेक्ट। जब आप फाइल करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी कुछ होती हैं। इट इज एग्जांपल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ना। इंस्टीट्यूट आपको ऑफर करता है, यस वी आर कंडक्टिंग सच एंड सच कोर्सेज एंड स्टूडेंट आवाज विल नहीं आ एक्सेप्ट। रही। आवाज सबको नहीं आ रही? सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। बेटा आप अपना कनेक्शन चेक करो जिसको नहीं आ रही है। आई थिंक मेरे यहाँ से तो क्लियर जा रहा है। ओके फाइन, थैंक यू बेटा। ओके फाइन, आई एम रेडी। तो द मोमेंट सम स्पेशल टर्म कंडीशन इज देयर कि मान लीजिए आपको एक कोर्स ज्वाइन करते हैं आप अपने इंस्टीट्यूट में, उसका एक सर्टन फीस होता है, ठीक है। अगर वहां पर इंस्टीट्यूट की तरफ से साइलेंट है कि पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज या 20,000 रुपीज या 2,000 रुपीज या एग्जामिनेशन फीस आप पे करना है, लेकिन ये नहीं बताया कैसे पे करना है। यू हैव ऑल द ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। You can go by bank transfer, you can go by e-transfer, you can go by draft, you can go by cash। किसी भी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि वहां साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, सिर्फ फीस की वैल्यू बताई या फीस की फिगर बताया। लेकिन अगर वही इंस्टीट्यूट की तरफ से एक टर्म कंडीशन हो रिलेटेड टू पेमेंट एंड इट इज पेमेंट का अमाउंट है और साथ में एक स्पेशल टर्म कंडीशन मेंशन कर देते हैं कि पेमेंट मस्ट बी पेड बाय बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर। हम फिजिकल कैश सर आप कैश लेके जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं सर, फॉर्म में चेक कीजिए, वी हैव ऑलरेडी मेंशन पेमेंट मस्ट बी मेड बाय बैंक ट्रांसफर, हमने डिटेल दिया हुआ, ऑनलाइन ट्रांसफर, आरटीजीएस। देन यू हैव टू फॉलो दैट टर्म कंडीशन, ठीक है। अगर कोई टर्म कंडीशन स्पेशल है तो वो आपको स्पेशली मेंशन करना हो। एंड नेक्स्ट effective rule for a valid offer, the offer must be expression of willingness to do something or not to do something। बेसिकली इसमें एक पार्टी अगर किसी पार्टी से कांटेक्ट करती है या किसी पर्टिकुलर पार्टी को ऑफर करती है तो उसका जो इंटेंशन और द कंसेंट है ऑफ द अदर पार्टी वो क्लियर होना चाहिए। उससे क्लैरिटी से ये हम लोगों को कंफर्म करना होगा वेदर द पर्टिकुलर पार्टी उस काम को करना चाहती है या नहीं करना चाहती। विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। किसी भी ऑफर में दो ही एक्सरसाइज होती हैं, किसी काम को करना या किसी काम को ना। दैट इज द थिंग, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इसमें आ जाता है एक yes, now these are the rules, effective rules जो आपके एक इफेक्टिव ऑफर को एग्जीक्यूट करते हैं। एक
सर अगर आप पढ़ा रहे हो तो हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। ब्रेक पे गए, ब्रेक पे। ओके ब्रो। Hello. Voice is clear? Fine. Now we have to come on acceptance part. Similar like the offer. ऑफर में अभी तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछता तो 5 मिनट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर मैं एक्सेप्टेंस ओपन टू ऑल एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑफर, द लीगल रूल और द ऑफर, द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ओके फाइन, ठीक है। अभी हम नाउ विल स्टार्ट एक्सेप्टेंस। जिस तरीके से ऑफर होता है, वी हैव अ एक्सेप्टेंस। ऑफर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक फर्स्ट पार्ट, एक पहला जो हमारा स्टेप है वो कंप्लीट। नाउ द सेकंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस। जब किसी भी एक वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का हम फॉर्मेशन करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है। जब तक वी डोंट हैव एक्सेप्टेंस और द वैलिड और द इफेक्टिव एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सेकंड पार्टी, we cannot say कि yes we are entering into the legal agreement or the legal contract or valid contract. So legal rules regarding acceptance. An acceptance to be valid must comply with the following rule. अगर एक हम वैलिड एक्सेप्टेंस की बात करते हैं वैलिड ऑफर के लिए, तो उसके भी कुछ लीगल रूल्स और स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमको देखने चाहिए। First of all is acceptance must be absolute and unqualified. Acceptance is absolute and unqualified. अगर हम किसी ऑफर के जवाब में या उसके रिस्पॉन्स में डेफिनेटली सेकंड पार्टी को एक्सेप्ट करना होगा एंड वी हैव टू गो बाय द एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो एक्सेप्टेंस होगी वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मींस कंप्लीट बाय ऑल टाइप ऑफ टर्म कंडीशन। जो भी ऑफर में हमको टर्म कंडीशन मिला है उन सभी टर्म कंडीशन को हमको पूरा एक्सेप्ट करना। वो वॉल्यूम अभी ठीक है? वॉल्यूम अभी ठीक है? मैं तो अपना फुल स्पीड और वॉइस से बोल रहा हूँ। वॉइस इज ओके? ऑडिबल? वॉइस इज ऑडिबल? सर ऑडिबल। ओके फाइन। तो जो एक्सेप्टेंस है ऑफर के लिए, वो एक्सेप्टेंस भी कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट। सबसे पहला कंडीशन इज एब्सोल्यूट, मस्ट बी एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। नो वेरिएशन इन इनविटेशन और द काउंटर ऑफर और प्रपोजल। किसी तरीके का एक कहते हैं ना कि कोई कंडीशन नहीं लगाने चाहिए। अगर आपने मेरे को कुछ एक ऐसा ऑफर किया है कि सर आई वांट टू सेल ऑफ माय दिस मोबाइल इन 10,000, ठीक है, तो मुझे एज इट इज उसको एक्सेप्ट करना होगा कि ओके ब्रदर, आई एम रेडी टू बाय योर दिस मोबाइल
in 10,000। आपने जैसा ऑफर किया मुझे उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना होगा इन एब्सोल्यूट मैनर। अगर मैं बोलूं ठीक है मैं आपका मोबाइल फोन खरीदने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे अपनी बाइक भी बेचोगे तब खरीद, सॉरी, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। आपका ऑफर क्या है? सर आई वांट टू सेल दिस फोन इन 10,000 रुपीज, तो मुझे उतनी ही बात करनी है, एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट। अगर मैं से कि मैं आपका मोबाइल, यस आई एम रेडी टू बाय योर मोबाइल फोन इन 10,000 रुपीज, अगर आप अपनी बाइक भी सेल करोगे मुझे, ये ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट। और दूसरी चीज क्या है कि आपका जो एक्सेप्टेंस है उसमें कोई क्वालिफिकेशन या कोई अपनी तरफ से कुछ आप कंडीशन ऐड नहीं करें। मान लीजिए आप बोलते हैं कि सर आई वांट टू सेल दिस माय मोबाइल फोन इन 10,000 रुपीज, और आप बोलते हैं ठीक है मुझे मोबाइल फोन पसंद है, आई एम रेडी टू बाय, लेकिन मैं 8,000 रुपये में खरीद, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर। अब सेकंड पार्टी, वो जो उसका ऑफर था वो खत्म हो गया, उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वो अब नल एंड वॉइड हो गया। आप 8,000 में खरीदने की बात कर रहे हैं, अब ये ऑफर है आपकी तरफ से, अब वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये उनकी। तो ऑफर का जो एक इफेक्टिव एक्सेप्टेंस होगा, व्हेन वी कैन से yes it is a valid acceptance, that valid acceptance must be absolute and unqualified. That is the first legal rule related to acceptance. Second thing is acceptance must be communicated. Similar like communication, the importance of communication or the effective communication in an offer. तो आपका जो एक्सेप्टेंस है, द अदर पार्टी एक्सेप्टेंस, जो द पार्टी इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर ऑफर, वो एक्सेप्टेंस भी प्रॉपर तरीके से और इफेक्टिवली कम्युनिकेट चाहिए। दैट इज अ एसेंशियल एलिमेंट। For an acceptance of a valid, it must not only be made by the offeree, but must be also be communicated. मान लीजिए आपने अपना मोबाइल फोन मुझे बेचना है और मैंने मन में सोच लिया कि हाँ ठीक है यार, आई एम हैप्पी, मैं ये फोन खरीद लूँ। अरे लेकिन ये जो मेरी थॉट प्रोसेस है, या जो मेरा एक फीलिंग है, ये जो मेरा एक्सेप्टेंस है मोबाइल फोन को 10,000 में खरीदने का, क्या मैंने कंसर्न पार्टी को इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया या नहीं? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब तक उस ऑफर करने वाले के पास मेरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं पहुंचेगा कि यस बॉस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर ऑफर, आई एम रेडी टू बाइंग योर मोबाइल फोन इन अ पर्टिकुलर प्राइस व्हिच यू ऑफर, until unless my acceptance is not communicated, वो एक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ना होने का रिजल्ट क्या होगा? वो एक वैलिड प्रॉमिस और वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो ऑफर प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज acceptance must be in a prescribed or reasonable mode. Underline the thing, write down the thing. Acceptance must be in a prescribed or reasonable mode. It should be in a prescribed or reasonable mode. आप अपने इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा होगा, आपने किसी ने फाउंडेशन का, किसी ने इंटर का, किसी ने फाइनल, यस, तो डेफिनेटली आप साइट पर गए होंगे तो सम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इज देयर, दैट इज अ फॉर्म, दैट इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, दैट इज द कम्युनिकेशन और दैट इज acceptance by a student for a particular course in an institute in a prescribed format. अगर इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, तो आपको अपना कोर्स एनरोलमेंट, योर एक्सेप्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स हैज टू बी ऑन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और रीजनेबल। अगर कहीं पर अगर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, देन अ रीजनेबल मोड आपको ऑफ करना होगा, और अगर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है आपके उस ऑफर में, तो यू हैव टू गो बाय दैट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ओनली। मान लीजिए आप सुबह उठें, आप इंस्टीट्यूट में जाकर एक एप्लीकेशन हाथ से लिखें कि सर आई एम सच एंड सच पर्सन, आई एम रेडी टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, प्लीज अलाउ मी एंड दिस इज माय एप्लीकेशन फॉर द कोर्स। आप जाएंगे, वो मना कर देंगे, सर नहीं प्लीज ऑनलाइन जाइए, या ऑफलाइन भी है तो ये हमारा फॉर्म है प्रिस्क्राइब फॉर्म, तो अपना फोटो लगाइए, अपने डिटेल्स दीजिए, साइन कीजिए, फीस लगाइए, तो दैट इज अ प्रिस्क्राइब फॉर्म। In a particular offer, if there is any kind of prescribed format, the acceptance must be according to that prescribed
और अगर नहीं है, हाँ, तब आप एक रीजनेबल मोड की तरफ जा सकते हैं, दैट मे बी हैंड रिटन और टाइप 1 और मेल, whatever any other kind of, और अगर prescribed है तो then you have to go by prescribed format only. That is the most important rule. Next, very very important and very very effective rule related to acceptance for a particular offer is a time. It's a time slot, timing. The time is a very very important part of any accept. आपको कोई एक ऑफर मिलता है तो आप उस ऑफर को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं पॉजिटिवली, लेकिन हैव टू बी टाइम बाउंड। ऐसा नहीं है कि आपने मन में सोच लिया ठीक है यार जब दिल होगा बता देंगे, that has to be acceptance must be given within a reasonable time or before the offer lapse. Reasonable time or before the offer lapse. अगर कोई पर्टिकुलर ऑफर है, अब मैं फिर आपके लिए वो एक इंस्टीट्यूट के कोर्स की ही एग्जांपल वो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबने अभी अभी रिसेंटली किया होगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बड़ा क्विक हो जाएगी डेफिनेटली। जब आप कोर्सेज खुलते हैं ऑनलाइन पर, तो डेफिनेटली उसमें एक डेट प्रिस्क्राइब होती है कि बिफोर और ऑन दैट पर्टिकुलर डेट यू कैन अपलोड योर एडमिशन फॉर्म। होता है ना, ऐसा होता है ना, और उसमें टाइम भी होता है। और नाउ इट इज ऑनलाइन, इट इज फिक्स कि आप रात को 10 बजे भी अगर फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो कंप्यूटर उसको ले लेगा, क्योंकि डेट चेंज होगी रात को 12 बजे। तो आपने 11:55 पे भी फॉर्म ऑनलाइन का एंटर बटन दबा दिया, योर फॉर्म इज एक्सेप्टेड ऑटोमेटिकली ऑनलाइन विद द इफेक्टिव डेट। लेकिन अगर 12:01 पे भी अगर आपने फॉर्म दबाया, आपका डिनायल मैसेज आ जाएगा बिकॉज डेट हैज बीन चेंज। जैसे 12 बजेंगे डेट चेंज, 00 के बाद डेट चेंज हो जाएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफर लैप्स, आपके उस ऑफर का एक टाइम बाउंड का एक डेट टाइम बाउंड, उस डेट के बाद योर अ पर्टिकुलर ऑफर इज लैप्स। आप उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप फॉर्म अपलोड कर देते हैं, एक्सेप्टेड, कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, एग्रीमेंट इज देयर। लेकिन वो जो टाइम पीरियड दिया है ऑफर के अंदर, उस टाइम पीरियड को अगर आप पास ऑन कर जाते हैं या उसको आप ओवरलैप कर जाते हैं, तो आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो एक इफेक्टिव एक्सेप्टेंस नहीं होगी, बिकॉज टाइम स्लॉट इज पास ऑन। और अगर कहीं टाइम पीरियड नहीं दिया किसी रीजन से, तो उसमें एक रीजनेबल टाइम दी, रीजनेबल टाइम की एक किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का। मान लीजिए आपने अपना मोबाइल फ़ोन मुझे बेचना है या अपनी बाइक मुझे और आपने मुझे ऑफर किया, तो रीजनेबल टाइम ये है कि यार मैं 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो आपको कम्युनिकेट कर दूँ। और अगर मैं पता चला जी मैं 1 साल के बाद जाग के आता हूँ और बोलता हूँ अरे सर आपने मुझे कहा था बाइक बेचने का, सर ना अब मैं बाइक बेचना चाहता हूँ, तो रिस्पॉन्डिंग अ ऑफर फॉर अ बाइक आफ्टर 1 year, डू यू थिंक इट इज अ रीजनेबल टाइम? नो। So you have to go by a particular mentioned time in an offer. You have to stick to that offer, that time slot, or a reasonable time. So time period is very very important in relation to your valid acceptance. Second, next is acceptance cannot precede an offer. It cannot precede an offer. Acceptance must be given after receiving the offer. It should not precede offer. आपकी जो acceptance है, the acceptance of one particular party cannot precede. Precede means आप ऑफर करने वाले ने अभी ऑफर तो किया नहीं और आपने एक्सेप्टेंस पहले दे दी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक ऑफर जनरेट नहीं होगा इफेक्टिवली और आप उस ऑफर को, उस ऑफर के बाद ही आप अपनी एक्सेप्टेंस, आप अपनी एक्सेप्टेंस किसी पर्टिकुलर ऑफर से पहले नहीं दे सकते। इट कैन नॉट बी प्रीसीड टू दैट ऑफर। और अगर किसी जगह पर कोई टाइम पीरियड या किसी डेट से ये लगता है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो तो ऑफर एग्जीक्यूट करने से पहले की टाइम या डेट है, तो सर सीधा सीधा वो नल एंड वॉइड, that acceptance is null and void and it has no value related to a particular
offer. So it cannot be preceded. It has to be after a particular offer. Now the acceptance must be given only by a person to whom the offer is made. Very, 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 very important. Offer जिसके लिए किया गया है, the person connected to, person specified, जिस आदमी के लिए, जिस पार्टी के लिए स्पेसिफिकली ऑफर को जनरेट किया है, एक्सेप्टेंस भी वहीं से आना। मान लीजिए आपने अपना मोबाइल फोन बेचना है अपने किसी फ्रेंड को, एक्सेप्टेंस मैं आपको दे रहा हूँ कि हाँ हम फोन खरीदेंगे, मैं फोन खरीदना चाहता हूँ। ऑफर आपने की मिस्टर ए को और जवाब दे रहे हैं मिस्टर बी, नहीं, मिस्टर ए का एक्सेप्टेंस ही आना है, तभी वो एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, वैलिड और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय the person whom the offer. Okay, so these are certain points related to your acceptance. जो किसी एक acceptance को valid acceptance बनाते हैं। और इसमें एक चीज ये भी एक पॉइंट और भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कंडीशनल एक्सेप्टेंस रिजेक्ट डाउन, इसको आप समझिए। मान लीजिए अगर मेरे लिए कोई कंडीशन ऑफर आता है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ तो मुझे उसके साथ अपनी तरफ से कोई कंडीशन नहीं लगा। द मोमेंट आई पुट अ कंडीशन विद माय एक्सेप्टेंस, वो मेरी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। तो योर एक्सेप्टेंस ऑलवेज विदाउट एनी कंडीशन, अपनी एक्सेप्टेंस को सिर्फ ऑफर की टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंगली फाइल करेंगे, अपनी तरफ से कोई कंडीशन नहीं लगा। अगर अपनी तरफ से कोई कंडीशन आपने लगा दिया तो वो सीधा सीधा रिजेक्शन ऑफ ऑफर हो जाता है, योर ऑफर इज रिजेक्ट स्ट्रेट। और इसमें एक चीज ये भी है कि मेयर साइलेंस ऑफ ऑफरी इज नॉट। कभी कभी ऑफर किया जाता है ऑफर की तरफ से ऑफरी को, और ऑफरी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई कम्युनिकेट नहीं किया, वो सिर्फ साइलेंट आपके सामने। वो अपने उसने ना कोई सर हिलाया, ना अपने मुंह से कुछ बोला, ना कोई जेस्चर किया, ना कोई रिटर्न में किया। ही जस्ट मेरली साइलेंस, ही स्टैंडिंग साइलेंस इन। तो आप उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते। यू कांट से, यू कांट अज्यूम लाइक कि मैंने तो ये पूछा था उससे कि यार तुम अपना ये बाइक मुझे बेचोगे, तो उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया तो मैंने समझा कि हाँ बेचना, मैंने उसकी गाड़ी ली। ऐसा नहीं। तो मेयर साइलेंस ऑफ ऑफरी इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। आप किसी की एक जो साइलेंस कंडीशन है उसको अपने एक ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स जहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस टू इट। ठीक है, नाउ विल कम to the third part, which is also very, very important in relation with the offer and a revocation. हम अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। कैन वी रिवोक अवर ऑफर? कैन ये क्वेश्चन है। यस, द आंसर इज वी कैन रिवोक अवर ऑफर एंड एक्सेप्ट। ऑफर को भी हम रिवोक कर सकते हैं और अपनी एक्सेप्टेंस को भी हम लोग रिवोक कर सकते हैं। So under section 6, how the revocation is? First of all, इसमें time period is very, very important. मान लीजिए किसी ने, मिस्टर ए ने बी को ऑफर किया अपनी किसी गुड्स को सेल आउट कर, आई वांट टू सेल माय कार 50,000,
लाइक टू बाय इट, ऑफर है, सिंपल। अब इस ऑफर को मेरा मन करता कि नहीं यार, मुझे इस ऑफर को रिवोक करना है, मैं इस ऑफर को वापस लेना चाहता हूँ। यस, आप कर सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी को आपने ऑफर किया है उस पार्टी के एक्सेप्ट करने से पहले। मान लीजिए आपने आपने ऑफिस से एक लेटर लिखा और उस लेटर को पोस्ट कर दिया। आपने 10 सितंबर को लेटर लिखा, कोरियर में डाल दिया या बाय पोस्ट कर दिया, मे बी वी डिलीवर टू द कंसर्न पार्टी 11 तारीख को, नेक्स्ट डे। लेकिन 10 तारीख आपको लगता है कि यस यार मुझे ही अपना ऑफर वापस लेना है। आपने अपने ऑफिस से एक पर्सन को बोला कि आप प्लीज़ जाएं उस पर्टिकुलर ऑफिस में, कंसर्न आदमी, उनको बोलो कि सर हमने आपको एक ऑफर भेजा है बाय लेटर, हम उसको रिवोक कर रहे हैं, आप उसको कंसिडर मत। आपने अपनी ऑफर को रिवोक फिर लेटर पहुंचने से पहले और उनकी एक्सेप्टेंस से पहले आपने उसको रिवोक कर दिया, इट इज अ वैलिड कैन। या मान लीजिए आपने मेल के थ्रू एक लेटर या कम्युनिकेट कर दिया अपना एक ऑफर एग्जीक्यूट, बाद में आपको लगता है कि नहीं मुझे आई वांट टू गो फॉर रिवोक दिस ऑफर, आप इमीडिएटली ट्रंक कॉल फोन करते हैं तो लाइन पर लेते हैं, यार मैंने आपको एक मेल भेजा था, वो कह रहा है यस, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, आई डोंट वांट टू, योर ऑफर इज, उनकी एक्सेप्टेंस से पहले। ठीक है, अगर हो सकता है वो आप उनको फोन करें कि सर आई जस्ट सेंड ए मेल टू यू, हाँ देखा मैंने पढ़ा सर, वो मेरी तरफ से रिवोक है, आप प्लीज उसको इग्नोर। अभी आप इफेक्टिव रिवोकेशन हो गया, बिकॉज अभी सिर्फ उसने पढ़ा है, अपना एक्सेप्टेंस नहीं दिया, उसने उस मेल को रिप्लाई नहीं। अगर वो रिप्लाई कर देता कि यस आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर, तब वो डील क्लोज हो जाता है। अब रिवोक, उसकी एक्सेप्टेंस देने से पहले अगर आपने रिवोक कर दिया और फोन में करके उसको बोल दिया कि सर प्लीज इग्नोर दिस मेल, या आपने नेक्स्ट मेल ही आपने भेज दिया कि प्लीज इग्नोर द ट्रेलिंग मेल, खत्म, आपकी ऑफर रिवोक हो। लेकिन अगर कहीं वो उसको एक्सेप्ट कर देते या उसको कम्युनिकेट कर देते, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर देते बाय व्हाट एवर द मीन्स, वो आप तक उसकी एक्सेप्टेंस आ जाती, फिर आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो दैट इज द रिवोकेशन ऑफ योर ऑफर। एंड सिंपल इसमें how the revocation is made. The first thing is communication to other party. In both the cases, offer and acceptance, both the case में जब तक दूसरी पार्टी उसको communicate नहीं करती, आप अपने offer और as well as acceptance दोनों को revoke कर सकते। मान लीजिए आपने ऑफर किया कार को सेल करने के लिए, दूसरी पार्टी ने एक रिटर्न लेटर आपको भेज दिया एज एक्सेप्टेंस, लेकिन बाद में उनको लगता है कि नहीं यार मुझे एक्सेप्टेंस नहीं लेना, मुझे अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना। वो एक्सेप्टेंस आपके तक कम्युनिकेट होने से पहले अगर आप उसको रिवोक कर देते हैं तो आपकी एक्सेप्टेंस भी इफेक्टिवली रिवोक मानी। नेक्स्ट इज लैप्स ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए आपका ऑफर ऐसा है जो उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज मेंशन इज, जैसे ही वो लैप्स ऑफ टाइम होगा, जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, आपकी जो ऑफर है वो रिवोक ऑटोमेटिक, दैट इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ रिवोकेशन ऑफ योर ऑफर। नेक्स्ट पार्ट इज under the revocation of how the revocation is made is the failure of acceptance to fulfill the late condition. मान लीजिए is there is any ऑफर और उसमें कुछ कंडीशंस या टर्म कंडीशंस है कि आपको इसका अगर एक्सेप्टेंस देना है तो योर एक्सेप्टेंस मस्ट बी बेस्ड ऑन दीज टर्म। तो जो एक्सेप्टेंस होगा वो वैसे ही आपको फॉलो करना। अगर आप टर्म कंडीशन को फॉलो करने में फेल हो जाते हैं, यू कैन नॉट डू अकॉर्डिंग टू दैट टर्म कंडीशन, तो योर ऑफर जो एक्सेप्टेंस, वो जो ऑफर है पर्टिकुलर ऑफर इज रिवोक।
और दूसरी चीज इसमें है कि अगर किसी पार्टी की डेथ और इंसैनिटी की जो मेंटल स्टेटस है एक्सेप्ट करने से पहले ही उस पर्टिकुलर पार्टी डेथ हो जाती है या इंसैनिटी उसका जो मेंटल स्टेटस है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड तो वो जो ऑफर है वो ऑटोमेटिकली वो दिस पर्टिकुलर रूल also applicable on the acceptance the moment you give your acceptance for particular thing और वो ऑफर करने के पास पहुंचने से पहले ही की डेथ हो जाती है या वो इंसैनिटी वाले ऑप्शन मेंटल स्टेटस इज नॉट ओके तो उस केस में भी जो आपकी ऑफर है वो रिवोक हो जाएगा just 2 minute break or a glass of water okay so these are offer acceptance and the revoke अच्छा मुझे आप चीज बताओ कि इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या मैं नया चैप्टर शुरू करूं कैपेसिटी ऑफ कैन यू प्लीज टेल मी नाउ वी हैव ओनली 5 minutes so shall I start new chapter contract capacity of contract और या कुछ आप पूछना चाहते हैं क्या आज इतने काफी तो ये जो नया चैप्टर है ये लेंथी है अभी करूंगा पूरा नहीं होगा क्रॉस ऑफर बेटा क्रॉस ऑफर वही है कि मान लीजिए अगर आप आपको कोई ऑफर करता है 1 person मेड एन पर्टिकुलर ऑफर और आप जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि एक पार्टी बोलती है कि सर मैं अपना मोबाइल फोन आई लाइक टू सेल माय मोबाइल फोन ऑन 10,000 रुपीज तो मैं बोलता है कि ठीक है आई एम रेडी टू बाय योर मोबाइल फोन आई एम मोबाइल फोन ऑन द इशू बट आई वांट टू बाय इन 8,000 क्रॉस ऑफर कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो वो रिजेक्शन ऑफ ऑफर क्रॉस ऑफर इज नेवर बी अ एक्सेप्टेंस दिस इज द मैंने बताया ना कि एक्सेप्टेंस आपका एब्सोल्यूट और डिफाइन एज इट इज जैसा ऑफर किया है आपको वैसा ही एक्सेप्ट करना है तो कीजिए नहीं तो कोई इशू नहीं है अगर अपनी तरफ से अगर आपने कोई भी कंडीशन लगाया मैंने बताया ना कि योर ऑफर इज विदाउट एनी कंडीशन एक ऑप्शन बताया था एक्सेप्टेंस में अगर आपने एक्सेप्टेंस में कोई भी कंडीशन लगा ऑफर को रिजेक्ट कर देगा बेसिकली चलो मैं एक छोटा सा चैप्टर शुरू कर देता हूँ नया सिर्फ आपको उसकी डिटेल्स बताता हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें और इसको डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड सेक्शन 10 में जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें एक पॉइंट है कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
कि कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसर्न पार्टीज हैं, आर दे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? कॉम्पिटेंट मीन्स आर दे लीगली eligible to enter into a contract. हम कहते हैं ना eligibility. Competent mean eligibility. Here we have to check the eligibility of both the parties or the competency of both the parties, ki whether they are competent to enter into a particular contract or not. To check the competency of a particular person related to a particular contract is mentioned under section 11 of this contract act. And as per section 11, every person is competent to contract who is of the age of majority. The first thing is majority. Majority का मतलब 18 years. दोनों पार्टीज में से कोई भी 18 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए. मेजर होना चाहिए मतलब माइनर नहीं होना चाहिए. It is understood. The first point is the party must be a major. Must be a major. Age is more than 18 years. Minor cannot enter into any valid contract. इसके exceptions क्या हैं वो बाद में, अभी सिर्फ समझो. तो पहला point, person of the contract are major. No minor can enter into a contract. And second is the person must be a sound mind. The capacity of the competency of a person must be a sound mind. Sound mind का मतलब होता है जो समझ सकता है. And second thing is the person who is disqualified from contracting by some law. तो यहाँ हमारे पास 3 एलिमेंट आ जाते हैं किसी भी पर्सन या किसी भी पार्टी की कॉम्पिटेंसी को चेक करने के, कि whether a particular party is competent to enter into a contract or not. The first point is a majority, the age factor, major or minor. Major are competent person, minor are not. First thing, minor cannot enter into a contract. Second, a person must be a sound mind, or rather we can say a person of unsound mind is not a competent person to enter into contract. Unsound mind person with the unsound mind cannot enter into a contract. हाँ, एक खास ध्यान देना इस बात का, अनसाउंड माइंड का मतलब पागल नहीं होता, मेंटल केस नहीं होता. कैनॉट से लाइक कि अनसाउंड माइंड जो है वो इज अ मेंटल केस, ऐसा नहीं. अनसाउंड माइंड का मतलब ये है, अनसाउंड माइंड हम उसको बोलते हैं अ हेल्दी माइंड, लेकिन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट is not a sound mind. It may be due to influence of any alcohol. It may be due to some mental medical issues. या मान लीजिए एक आदमी को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई दौरा पड़ जाता है या उसको कुछ फिट्स आ जाते हैं. वो कॉन्शियस तो है, होश में तो है, इज ओके, लेकिन उसको अगर फिट्स आ गए हैं या उसको कोई दौरा पड़ गया है या उसको सोचने समझने की जो उसकी ताकत है वो खत्म हो गई है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अंडर द स्टेज ऑफ अनसाउंड माइंड. इसके लिए थोड़ा एक फनी सा एग्जांपल देता हूँ आपको, शायद थोड़ा हंसी भी आएगी. आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी गजनी. आमिर खान एक एक्टर करेक्टर प्ले करता है. वैसे तो उसको दिखाया कि ही इज अ सीईओ ऑफ अ वेरी बिग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एंड ऑल एंड एवरीथिंग इज देयर, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ड्यू टू सम मेडिकल इशू उसका अपना एक जो मेंटल स्टेटस है वो कहीं एक डिस्टर्ब हो जाता है और उसको पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है, उसमें क्या काम कर रहा है, और थोड़ी देर बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है. और उस पर्टिकुलर स्टेज में उसने क्या काम किया उसको खुद ही पता नहीं होता.
तो that is the exactly I would like to make you understand कि that particular time जब उसको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है and he doesn't understand कि वो उसने क्या काम किया, that is the period of unsound mind. और नॉर्मली वो ठीक बिहेव करता है, ठीक काम करता है, तो अनसाउंड माइंड को कभी भी आप मेंटल स्टेटस या पागल वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है? दैट इज अ पर्टिकुलर पीरियड एंड दैट पर्टिकुलर पीरियड रिलेटेड टू एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ अनसाउंड. ये सेकंड हो गया. एंड थर्ड इज disqualify by law. Disqualify by law means जिसको हम ये कह सकते हैं कि by the order of the court, by the court of law, a particular person is barred to enter into any contract. वो कोई भी रीजन हो सकता है, या जिसको हम दिवालिया भी कह सकते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन. Insolvent person is always declared by a court of law कि this person is not a solvent person, he is a insolvent. I mean दिवालिया निकल गया. तो ये इस तरह के लोग कभी भी एलिजिबल नहीं होते हैं, कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो ये हमारा सबसे पहला एक चेक है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए कि वेदर द कैपेसिटी ऑफ पर्सन और द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, वेदर दे आर कॉम्पिटेंट और एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास 3 मेजर पार्ट हैं. मेजोरिटी, जिसको हम माइनर कहेंगे, माइनर के साथ नहीं कर सकते हैं, मेजर के साथ. सेकंड इज अनसाउंड माइंड के साथ हम काम नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पार्टीज मस्ट बी अ साउंड माइंड. एंड द थर्ड वन इज जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ से डिस्क्वालीफाई या बार नहीं होना चाहिए. दैट इज द थर्ड. इसके अलावा भी कुछ अदर डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं पर्सन की. दोज आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. लाइक मैंने अभी आपको पहले बताया था एलियन एनिमीज. एनिमी जो भी कंट्री हमारी अगर एनिमी है, दुश्मन है, नॉर्मली वो जब वॉर ओपन हो जाता है किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ तो उसको हम एनिमी बोलते हैं. तो उस उन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ये अदर एक डिस्क्वालिफिकेशन है. और दूसरा है कि फॉरेन डेलीगेट्स, डिप्लोमेट्स, ये जितने भी राजदूत या डिप्लोमेट्स होते हैं या एम्बेसीज के जितने लोग होते हैं, इनसे कनेक्टेड लोग होते हैं, इनके साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अंटर अनलेस दे आर अंडर सम स्पेशल परमिशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. कन्विक्ट्स, जो भी कन्विक्ट्स हैं या जिनके ऊपर सजा या कुछ इम्प्रिजनमेंट या बाय कोर्ट ऑफ लॉ मना कर दिया गया है, उनके साथ दे आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. इंसॉल्वेंट, मैंने आपको बताया, जो दिवालिया हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इंसॉल्वेंसी को जो डिक्लेयर किया जाता है वो वैसे नहीं किया जाता, इट हैज टू बी बाय कोर्ट ऑर्डर. और इसमें एक पॉइंट और भी आता है कि कंपनी एंड द स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अंटिल अनलेस उसके एमओयू में मेंबर ऑफ एसोसिएशंस में मेंशन ना किया होगा. आप कभी अगर आप थोड़ा सा कंपनी लॉ में देखेंगे, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस कंपनी के बनते हैं, उसमें बेसिकली मेंशन किया जाता है, या जो स्टैट्यूटरी बॉडीज के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लाइक सोसाइटीज वगैरह के बनते हैं, उसमें लिखा जाता है कि ये कंपनी क्या काम कर सकती है या क्या नहीं कर सकती. उसकी वर्किंग प्लेटफॉर्म को डिस्क्राइब किया जाता है. गॉट इट. अगर आप उस कंपनी के मेमोरेंडम और एसोसिएशन से बाहर जाके कोई काम करते हैं इस कंपनी के साथ या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा. आप देखिए, अगर अभी आप प्रोफेशनल बनेंगे, यू मे ज्वाइन सम कॉर्पोरेट सेक्टर एंड आप काम करेंगे, तो आप देखिएगा कि कभी द मोमेंट यू डील विद द some big clients, या the moment you deal with any bank or the financial institutions, they definitely straight away give you the list of documents, और उसके अंदर एक MOA की कॉपी को भी जरूर मांगेंगे. The moment you even go for a loan, if you are a company, if you are having a company or you are representing a company or a company is going for a bank loan, तो banks पहले सबसे पहले आपसे MOA की कॉपी मांग.
काइंड ऑफ मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन ऑफ कंपनी, क्योंकि वो इसलिए मांगते हैं या कोई भी आपसे कोई डील करता हो इसलिए मांगता है कि वेदर दिस कंपनी इज एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एक्शन और कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, क्योंकि अगर एमओ से बाहर हैं का कोर्स ऑफ एक्शन, तो दैट कंपनी इज नॉट एलिजिबल एंड द कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. Got it? So these are the initial understanding and the explanation of capacity of contract and the competency of the contract of a particular parties. तो इनको डिटेल में मैं अभी नेक्स्ट क्लास में लेंगे ना. आई थिंक टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर. अभी ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. द रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल गो बाय. फर्स्ट पार्ट इज द माइनर एंड द सेकंड इज द अनसाउंड माइंड एंड अदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स एंड ऑल. इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे. और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं माइनर के केस में या किसी और चीज में. तो वो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं कि किस सिचुएशंस में हम माइनर के साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. तो दीज आर एक्सेप्शन टू दिस competency of the person of for particular contract. So I think today we are going to close this class. Next class जो हमारा होगा कब है हमारा क्लास? Next class we have on 15 September, right? So we'll see and इस डिटेल को नेक्स्ट लेंगे, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन और उसके बाद फ्री कंसेंट. तो नेक्स्ट क्लास में हम दोनों चैप्टर्स क्लोज करेंगे. ओके, थैंक फॉर द क्लास. होप यू एंजॉयड द क्लास. थैंक यू वेरी मच. बाय.